नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बट। तो दिखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। इस बाबत एएसआई के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने दी जानकारी। सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में दाखिल अपने पत्राचार का हवाला देते हुए अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने कहा कि समय समय पर प्रबंधन समिति और स्थानीय लोग पुरातत्व विभाग को सर्वे करने से रोकते थे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। टीम के सदस्यों ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का लिया जायजा। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा के साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा महापंचायत बुलाई गई। यहां महापंचायत रामलीला मैदान में होनी है। इस दौरान नगर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही जिला प्रशासन ने बाड़ाहाट और मस्जिद मोहल्ला में 50 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस महापंचायत में 5000 से अधिक ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी महापंचायत के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधेयक लाने का लिया फैसला। राज्य के विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। मुन्नी साहा नाम के प्रमुख हिंदू पत्रकार को ढाका में बीती रात गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में मुचलके पर पत्रकार को किया गया रिहा। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने एक और गिरफ्तार ब्रह्मचारी श्याम दास प्रभु की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर सवाल पूछा, क्या ये आतंकवादी जैसे दिखते हैं? राधारमण दास ने कहा कि निर्दोष ब्रह्मचारियों की गिरफ्तारी बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कोलकाता के JNV अस्पताल में फैसला किया कि यहां अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज के प्रति अनादर के बाद लिया गया है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जा रही है। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना भी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल ही के दिनों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से शांति कायम करने की अपील की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप आया सामने, के बाद हुई गिरफ्तारी। कथित तौर पर बातचीत में व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने के बारे में चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आगे की पूछताछ जारी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने के शराब माफिया, गैंगस्टर और बिल्डर्स के साथ गहरे संबंध और आप सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान
बेअदबी मामले में 2 साल की जेल और 11,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह गरेवाल की अदालत ने सजा की अवधि की घोषणा की। एक दिन पहले अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें ठहराया था दोषी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण हुई भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर। पिछले 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव, व्हाइट टाउन और नेहरू स्ट्रीट जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंचा। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित, मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ा असर, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी। भारतीय सेना ने चक्रवात से प्रभावित पुडुचेरी में एक साहसिक और तेज बचाव अभियान के तहत अब तक बाढ़ में फंसे 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक चेन्नई गैरिसन बटालियन की एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टीम ने बचाव अभियान चलाया। यहां से सेना ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कानपुर के दौरे पर। उपराष्ट्रपति आईआईटी कानपुर में छात्रों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। इस दौरान उपराष्ट्रपति सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण का दंश झेल रही है। सरकारी एजेंसी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। सूची के अनुसार दिल्ली के 26 इलाकों में AQI 300 के ऊपर। अलग अलग स्थानों की सूची में शादीपुर में अधिकतम AQI 372 दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख इलाकों में मुंडका में 365, नेहरू नगर में 349, आनंद विहार में भी 346 AQI दर्ज किया गया। दूसरी ओर प्रदूषण पर एक और भी वीडियो जारी किया गया जिसमें राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार हर जगह धुंध का प्रकोप। फिलहाल वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। लोगों को सांस की तकलीफों से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल। वहीं दूसरी तरफ सफेद झाग से यमुना नदी पूरी तरह से ढकी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर दिल्ली के कारंदी कुंज इलाके की है। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है। आज विश्व एड्स दिवस। ये दिन हर साल HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1988 में हुई और इस साल की थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। बीते एक दशक में भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% रही। और सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस वक्त वर्ल्ड एड्स डे पर संबोधन दे रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में। आइए चलते हैं। फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को याद करना चाहिए जिससे हमें याद रहे कि
कि यह जानलेवा बीमारी से हम लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से लोगों ने जाने गंवाई, और छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी याद करके रीडेडिकेट करने का दिवस है, ऐसा मैं मानता हूं। यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। यह दिवस जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ को स्टिग्मा न लगे, उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें, इसके लिए फिर से अपने आप को रिलेट करने का दिन है। और इसके साथ साथ जो आपका आज का थीम है, टेकिंग द राइट पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके, इसको भी ध्यान में रखने का जरूरत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एड्स के साथ जो लोग जी रहे हैं, इनको लिविंग विद HIV, उनकी स्थिति को समझें, जानें, सेंसिटिविटी डेवलप करें और उसके साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करें। ये आज के दिन हम सब लोगों को संदेश देना चाहिए। और साल भर फॉर द होल लॉन्ग ईयर वी शुड डेडिकेट आवरसेल्व्स एंड रीइटरेट that we are there for the human rights of people living with HIV. We are there to see to it that people should be protected from HIV, and we are there to have a human angle towards people living with HIV and protect their rights. मित्रों, मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की लड़ाई एक लंबी लड़ाई समाज में, देश में लड़ी। और आप सुन रहे थे जगत प्रकाश नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एड्स से जुड़े कार्यक्रम में इंदौर में ले रहे थे हिस्सा। और आइए अब रुक करते हैं बाकी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। तो बात करते हैं एड्स से जुड़े कार्यक्रम को लेकर, जहां पर सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता से इस कार्यक्रम को धार मिली। भारत सरकार ने HIV एड्स के खिलाफ कई अभियान शुरू किए, जिसका असर अब साफ नजर आता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 माओवादियों को एक मुठभेड़ में किया ढेर। ये मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतुरागाराम जंगलों में हुई। पुलिस ने माओवादियों के कब्जे से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। मुठभेड़ अभी भी जारी। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, BSF के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा रेखा है, जो साहस, समर्पण, उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने नागालैंड राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि नागालैंड को उसकी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ग्रामीण ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की अपील की। वित्त मंत्री ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 आरआरबी के साथ पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डिजिटल समावेशन के महत्व पर जोर दिया। भारत और एशिया विकास बैंक ने देश में बागवानी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 9.8 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता वित्त पोषण, रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रणालियों की स्थापना, फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने में होगा सहायक। सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए माफी योजना को मंजूरी दी। ईपीएफओ की योजना के तहत अब बिना किसी दंड के पिछले भविष्य निधि बकाये को जमा करने की अनुमति मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पैन 2.0 किया लॉन्च। ई पैन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, वहीं फिजिकल पैन के लिए आपको 50 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। एसबीआई ने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किया शुरू। देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग में मामले में निवेशकों का भरोसा अब जगने लगा। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने सप्ताह 145 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में कुल 984 वेंचर कैपिटल फंडिंग हुई, जो डील वॉल्यूम में सालाना आधार पर 5.8% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं इस दौरान वैश्विक स्तर पर घोषित कुल वीसी सौदों में भारत की हिस्सेदारी 7.1% रही। जेफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में साल दर साल आधार पर 25% की मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार के कुल व्यय में 15% का इजाफा हो सकता है। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यक्रम में दिग्गज कारोबारी अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी हुए शामिल। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने हाल ही में अमेरिका में उनके ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन कि अदानी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत किसी भी आरोप का सामना नहीं कर रहा। एनसीएलए टीम ने कर्ज में डूबे आईएलएनएफएस समूह को अपनी सहायक कंपनी आईएलएनएफएस पारादीप रिफाइनरी वाटर लिमिटेड को सफल बोलीदाता के रूप में बेचने को लेकर दी अनुमति। चीन में प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्याम दास को किया गिरफ्तार। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने श्याम दास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए की पुष्टि। श्याम दास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो चीन में प्रभु से मिलने के लिए गए थे। सीरिया में वर्षों बाद एक बार फिर से लड़ाई छिड़ी। अलेप्पो शहर में घुसे विद्रोहियों ने सीरिया के कई सैनिकों को मार गिराया। रूस ने लड़ाकू विमानों से विद्रोहियों पर हमले किए शुरू। ये हवाई हमले अलेप्पो और इदलिब प्रांत में हुए। चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ताइपे के लिए बड़े सैन्य सौदे को दी मंजूरी। सौदे के तहत अमेरिकी ताइवान को F-16 जेट और रडार के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री करेगा। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के छठे दौर में आज भारत की डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने। शनिवार को खेला गया 5वें दौर का मैच ड्रॉ रहा। इस प्रकार 14 राउंड के मैच में 5 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु चीन की वू लियू यू से भिड़ेंगी।
इसी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य सेन मैदान पर उतरेंगे। लक्ष्य का सामना सिंगापुर के जिया हेंग जेसन के साथ। जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब अपने नाम करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। प्रतियोगिता के पुरुष युगल के खिताबी मैच में भारत के पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी चीनी जोड़ी से भिड़ेगी। आज होने वाले फाइनल मैच में भारत की मिश्रित जोड़ी का सामना थाईलैंड की जोड़ी से। प्रियांशु राजावत को सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशु को सिंगापुर के जिया हैंग जेसन ने मात दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया PM11 के बीच अभ्यास मैच का दूसरा दिन। दोनों टीमों के बीच अभ्यास मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से हराया। पीसीबी चेयरमैन नकवी ने टूर्नामेंट की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल में किए जाने को लेकर कहा कि क्रिकेट के लिए जो भी बेहतर होगा वो किया जाएगा। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि अगर हम हाइब्रिड फॉर्मूला अपनाते हैं तो ये फैसला समानता के आधार पर किया जाएगा। अभिनेता अर्जुन कपूर ने दिल्ली में भगवान कृष्ण पर आधारित म्यूजिकल ड्रामा राज अधिराज लव लाइफ लीला शो देखा। वहीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने शो राज अधिराज पर कहा कि वो भगवान कृष्ण पर आधारित इस संगीतमय नाटक को देखने के लिए बहुत उत्साहित। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल तय समय से पहले देगी दस्तक। पुष्पा 2 का पहला शो तेलुगु राज्यों के लिए विभिन्न हिस्सों में 4 दिसंबर को होगा शुरू। ग्रैमी विजेता गायिका दुआ लिपा ने मुंबई में AMRDA ग्राउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया कॉन्सर्ट। कई दिग्गज सितारों ने की शिरकत। रणबीर कपूर और उनकी बेटी आलिया भट्ट राहा के साथ फुटबॉल मैच देखने पहुंची। वहीं फुटबॉल के दीवाने और टीम के मालिक रणबीर ने बेटी राहा के साथ मैच में ब्लू जर्सी पहनी। अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन और अभिनेता टंडन की बेटी राशा थडानी आजाद से करेंगे अपनी मूवी का डेब्यू। फिल्म 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी बायोपिक की पुष्टि की। इस दौरान उन्होंने साझा किया कि उन्हें लगता है कि छावा अभिनेता विकी कौशल उनके फिल्म का किरदार निभाने के लिए उपयुक्त विकल्प। अभिनेत्री संचिता बासु ने अपनी वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार को मिल रहे प्यार के लिए प्रशंसकों को दिया धन्यवाद। फिल्म भूल भुलैया 3 ने 30वें दिन 98 लाख रुपए का किया कलेक्शन। अब तक का टोटल 254 करोड़ के पार। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को होनी है रिलीज। लोगों को आएगी पसंद। अनुपम खेर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें की साझा। इन तस्वीरों के माध्यम से अभिनेता ने अपने जीवन के 40 साल के संघर्ष को याद किया। पंजाबी गायक AP ढिल्लों अपने कॉन्सर्ट द ब्राउन प्रिंट टूर के लिए पहुंचे मुंबई। 7 दिसंबर से मुंबई में अपना पहला कॉन्सर्ट करेंगे। राजकुमार राव ने अपनी नई फिल्म के लिए निर्देशक आदित्य निम्बालकर के साथ मिलाया हाथ। आदित्य निम्बालकर फिल्म कैरेक्टर 36 का निर्देशन कर चुके हैं। निर्देशक रमेश तिप्पी ने फिल्म शोले को लेकर खुलासा किया कि जया और अमिताभ के बीच फिल्म आएगा 1-2 मिनट के सीन के लिए उन्हें 23 दिनों तक शूटिंग करनी पड़ी। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने एक ब्लैक गाउन को 3.66 करोड़ रुपए में बेचा और इसका ऐलान उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर किया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।